हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं डीआई के अगले 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक अगले 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये कहाँ से लिए हैं मैं पहले बता चुका हूँ कि CHSL के अंदर 140 के लगभग क्वेश्चन आए थे डीआई के, हैं उसमें से उठाए हैं ये टॉप के क्वेश्चन जो हमें कर लेने चाहिए। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हर शिफ्ट के अंदर लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई शिफ्ट होगी जिसके अंदर 3 आ रहे हैं, अदरवाइज हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, तो कई बच्चे बोल रहे थे सर एग्जाम बिल्कुल पास है, आप वीडियो मत अपलोड करो। देखो, मैं एक तो बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ाता हूँ और अननेसेसरी आपको डराता नहीं हूँ, तो इस चीज़ की टेंशन मत लो। अगर आपका एग्जाम के पास कंटेंट को देखने का दिल नहीं कर रहा तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रहा हूँ, जस्ट आप देख लोगे तो आपका फायदा होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो जो बच्चे पहली वीडियो नहीं देखी है जिन लोगों ने, उनको एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई। इससे पहले जो अपना इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक, टेंशन मत लो। डीआई फर्स्ट वीडियो का, ये डीआई की पहली वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चन करवाए मैंने। ठीक है, अब अगले 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो ये वाली वीडियो भी देख लेना, भले ही बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डीआई है तो ये नहीं है कि पार्ट 1 पहले देखना जरूरी है। हाँ, ये है कि मैं पार्ट 1 के कंपेरिजन में इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलने की कोशिश करूंगा, ताकि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा करा सकूँ। ठीक, ओके जी। तो और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो 20 क्वेश्चन तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन और आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे विद आंसर्स। 10 क्वेश्चन आंसर की के साथ जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा डिट्टो वही चीज़ आपको मिलने वाली है। और PDF कहाँ पर मिलेगी ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। 2 सोर्सेज हैं PDF लेने के। नंबर 1 अपना टेलीग्राम चैनल इवन कोचिंग सेंटर का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसे ज्वाइन करने का। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर अब सर्च करोगे इस वीडियो के नाम से तो मिल जाएगी। नंबर 2 जो इवन की ऐप है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखी है वो जाएंगे यूट्यूब PDFs के अंदर, एक टैब मिलेगी ऐप के होम स्क्रीन पे ही, और वहां पर आप लोग जाओगे सितंबर 2024 के फोल्डर में, और वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कई बार मैं बोलता हूं कि यहाँ पर PDF मिलेगी, वो डलने में 1-2 दिन लेट भी हो जाती है। कई बार ज़रूरत हो तो जानबूझ के मैं लेट करवा देता हूँ। कई बार मान लो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे है, तो आज टीम नहीं डालेगी तो अगले दिन मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब आर यू रेडी गाइज? तो अभी आपने क्या करना है, सिंसियर होके पेन नोटबुक लेकर बैठो, और अपने दिमाग के ऊपर कोई जोर नहीं देना है। आपने क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करोगे करू हड़बड़ी में, है तो गलतियां होती हैं। ठीक है, दिमाग में ये मान के चलो क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, क्वेश्चन जल्दी होने का होगा तो मुझे दिख जाएगा, जल्दी होने का नहीं होगा, लंबा मेथड मुझे दिख रहा होगा तो मैं लंबे से कर दूंगा, बट एक बार में ठीक कर दूंगा। ठीक है, हमें 100% क्वेश्चन बेस्ट मेथड से करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ना ही कोई कर पाता, जो भी बोल रहा है मैं कर पाता, उसने पेपर नहीं दिए हैं। कुल मिला के बात ये है, क्रैक नहीं किए हैं, यानी कि उसने सूखी हवा मार रहा है। तो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं जो उनका बेस्ट मेथड होता है उससे करने होते हैं। एटलीस्ट हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर में 60 से 70% क्वेश्चन जो हम बेस्ट मेथड से कर पाए। ठीक है, आपको एक टीचर जैसा बनने की जरूरत नहीं है क्रैक करने के लिए। भाई हम तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। मेरे को पढ़ाते हुए कितना 14 में लगा था, मैं 10 साल हो गए, तो कैसे बनोगे मेरे जैसा 1 साल में? भाई खाली थोड़ी बैठा हूं मैं, समझ रहे हो ना? तो वैसा बनने की जरूरत नहीं है। और कुछ % क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर लो, चाहे किसी भी मेथड से कर लो, सिर्फ कर लो। और लोग तो ऐसे हैं जो ये बोल देते हैं ये एक वाला क्वेश्चन 40 सेकंड में हो जाता है, 30 सेकंड में हो जाता है। रियल में पेपर में बैठोगे तो हमें इन क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम निकालना होता है, बस वो हो जाए कैसे भी करके, एलिमिनेट करके हो जाए कैसे भी करके, बस उत्तर आ जाए उनका।
और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट बेस्ट मेथड से ना हो, सेकंड बेस्ट मेथड से हो जाए भाई, थर्ड बेस्ट मेथड से हो जाए तो सफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि 25 में से 16, 17, 18 शिफ्ट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएंगे, बाकी क्वेश्चन इन दो कैटेगरीज में आएंगे। तो अपने ऊपर बर्डन नहीं देना। क्वेश्चन लेंदी होने का होगा तो लेंदी वे से कर लेंगे, छोटे वे से होने का होगा तो छोटे वे से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, एटलीस्ट प्री में तो बिल्कुल नहीं रुकता है। तो इस चीज को तो निकाल ही दो दिमाग से। करो भाई, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अभी। द फॉलोइंग टेबल शोज एडमिटेड स्टूडेंट्स in an institute during the academic year 2015 to 2020 in different courses। तो 3 स्टेप होते हैं डीआई के क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चार्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो उसने दिया होगा, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ूंगा कि भाई ये डायग्राम जो है क्या दिखाता है, इन्फो को पढ़ूंगा। फिर दूसरा मैं डायग्राम को देखूंगा। खाली इस इंफॉर्मेशन से मुझे नहीं पता चलेगा क्या मामला है, कैसे दिया है, क्या है। एक आधे में पता लग जाए, अदरवाइज इसको देखना हमेशा ठीक रहेगा। इन दोनों से मैं इंफॉर्मेशन को समझ जाऊंगा, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, तब मेरे को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार में ही पता लग जाएगा मुझे करना क्या है। 3 स्टेप बता दिए मैंने डीआई के आपको, इनको फॉलो करते रहो, डीआई तंग नहीं करेगी। ठीक, उनमें जितना टाइम लग रहा है उतना तो लगेगा। तो 2015 से 20 तक के डिफरेंट कोर्सेज, अब मैं यहाँ नज़र मारूंगा कि अच्छा 15 से 20 कौन से साल में कौन से कोर्स में कितने बच्चे हैं, ये बता दिया। अब मुझे क्लियर हो गया इन दोनों की शक्ल देख के कि गिवन क्या है, किस चीज़ की पढ़ाई कितने बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग साल के हिसाब से इन्होंने बताया है। अब मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाऊंगा। सीधा ऐसे पढ़ता तो मैं नहीं समझ पाता, अब मैं अच्छे से समझ जाऊंगा। विच कोर्स हैड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015 टू 20। 15 से 20 के टाइम के दौरान, 15 के कंपैरिजन में 20 में कौन से कोर्स में हाईएस्ट ग्रोथ हुई है, देखते हैं जी। इंजीनियरिंग में कितनी हुई है, इंजीनियरिंग में हुई है भाई 200, 1200 पर 200 बटे 1200, तो मन ही मन में मैं लिख रहा हूँ 200 का 6 गुना है ना 1200, 200 बटे 1200, 1 बटे 6। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 कोर्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन वाइज करूंगा तो भी 4 ही चेक करने पड़ेंगे। अगर 4 से ज़्यादा कोर्स हो, 5 हो, 6 हो, तो फिर मैं ऑप्शन वाइज चेक कर लेता, क्योंकि उत्तर तो इन 4 में से ही होना है। ठीक है जी, यहाँ पर ग्रोथ हुई है भाई साहब 100 की 850 पर, यानी कि 10 की 85 पर, 5 दूनी 10 और 5 17। ठीक है, और यहाँ पर ग्रोथ हुई है 300 की 450 पर। यह मेरे को सबसे बड़ा लग रहा है, लगभग जितनी वैल्यू है उतनी ही हो गई है, 2/3, और मैक्सिमम बतानी है ना मुझे। और यहाँ पर ग्रोथ हुई है भाई 80 की 240 पर, 80 एकम 80, 80 थी 240। ठीक है, 2/3 यानी कि 66.66%। तो ये तो गया ही, 1/3 खत्म। 17/2 ये भी नहीं बनेगी बात, गुणा में 100 करोगे 17 एकम 17, और ये भी 16.66। तो आंसर इज ये तीसरे वाला, आर्ट्स। ठीक है, बच्चों को अब पता लग चुका है कि साइंस लेने में कोई भलाई है नहीं, बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है, तो आर्ट्स ही ले रहे हो। आगे बढ़ते, बताओ। आज आपको ये चार्ट्स हैं बड़े प्यारे प्यारे दिखेंगे, पिछले पार्ट के अंदर टीम साथ के साथ चार्ट बना रही थी, दिक्कत हो रही थी। अब देखो इस चक्कर में एक आधे क्वेश्चन, एक 9वां क्वेश्चन था, उसके अंदर मेरे से शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या चार्ट पढ़ने में मिस्टेक हुई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। ओके जी, पहले पार्ट में बोल रहा हूँ। फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट मंथली एक्सपेंडिचर बाई सुषमा एंड प्रीति इन डिफरेंट हेड्स। तो ठीक है जी, सुषमा और प्रीति का एक्सपेंडिचर दिखा दिया। ये पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चन किया है, और इनका एक्सपेंडिचर उसने इक्वल बताया, इक्वल एक्सपेंडिचर है। तो सुषमा का एक्सपेंडिचर बता रखा है रुपयों में, और बच्चे ये बोल रहे थे कि पाई चार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, पाई चार्ट के ज़्यादा आए हैं, पाई चार्ट करा दो। तो मैंने पाई चार्ट के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, आगे आने वाले हैं, और बोलो। तो सुषमा के बारे में बताया कि कितना रुपया खर्च रही है फूड पर, एजुकेशन पर, क्लोथिंग पर, ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पर रुपए में बताया है, और यहाँ पर बताया है टोटल के परसेंटेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल सेम है, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर इक्वल है। समझ गए हम। तो अगर मैं यहाँ का टोटल कर लूँ तो मुझे यहाँ का टोटल भी पता लग जाएगा, और उसकी परसेंटेज निकालूंगा तो जो भी चाहिएगी वो मिल जाएगी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इनकर्ड बाई सुषमा एंड प्रीति। सुषमा और प्रीति
ने एजुकेशन पर जो खर्चा किया उनके सेंट्रल एंगल का रेशियो। अब ध्यान से सुनो, और आपको एक और बात क्लियर कर दूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना नहीं है, वो मैं बहुत जल्दी दे सकता हूं, ताकि आपको मैं ये स्किल ट्रांसफर कर सकूं। तो उसमें कुछ स्टेप्स लगते हैं, तो इस तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आप कर पाओ पेपर में, ये आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए जी, देखो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है ये 360 डिग्री का होता है। ओके जी, इस पॉइंट के चारों तरफ, हाँ जी। तो आप ऐसे भी बता सकते हो चीजों को कि सेंटर में जो 360 डिग्री का एंगल है उसमें से 60 डिग्री, यानी कि 360 में से 60 यानी कि 1/6 जो है पूरी चीजों में से 1/6 को ये चीज रिप्रेजेंट करती है। तो आप बताने को डिग्री में बता दो, सारी कंप्लीट डिग्री में जब आप बताते हो तो आप बताते हो आउट ऑफ 360, कि अगर मैं कंप्लीट चीज को 360 मान लूं, 360 यूनिट अगर पूरी चीज हो जाए तो उसमें से 60 ही है। लेकिन आप परसेंटेज में भी बता सकते हो, तो इसको परसेंटेज में बताते तो आप क्या बताते, तो अगर मैं कंप्लीट चीज को 100% मान लूं तो 1/6 है ना, 1/6 यानी कि 16.66%, तो ये 16.66% है। ठीक है, तो ये जो 24% का खर्चा हो रहा है ना, यहां पर कंप्लीट परसेंटेज में है 100 और डिग्री में कितना है 360। तो यहां का अगर आपको सिर्फ एंगल निकालना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, 360 का 24% निकाल लो, क्योंकि 100% की वैल्यू तो 360 है ना। 360 का 24% निकालो, 360 का 15% निकालो, 360 का 25%, 25% यानी कि 1/4 यानी कि 90 डिग्री, 360 का 1/4 ऐसे कर सकते हो। और दूसरा एक और बात, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाला पोर्शन 3/20 है टोटल का, टोटल के 3/20 को रिप्रेजेंट करता है, मैंने 15/100 कर लिया, ठीक है, तो 360 का जो भी 3/20 बनेगा उतने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा ये, क्योंकि कंप्लीट एंगल को 360 रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे सिर्फ ये देखनी है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि कितना पार्ट, कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये, 1/6, 5/6, 8/9, कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसी से एंगल निकलेगा। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा कि यहां पर एजुकेशन बोले तो ये लाल वाला, ये 24/100 इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, गुणा में 360 कर लो तो एंगल आ जाएगा। हमें सिर्फ रेशियो निकालना है, तो मैं सिर्फ कितना पार्ट है उसका रेशियो निकाल रहा हूं। तो यहां पर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है भाई 7200, 7200 बट्टे में इन सब का सम करते हैं, इन सब का सम करोगे तो लास्ट पार्ट में हमने किया था 30,000 आ रहा है इन सब का सम, तो 7200 बट्टे में 30,000, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से गया 24 पर, 24/100, 24/100, तो रेशियो इज 1:1। यानी कि मुझे एग्जैक्ट डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है कि 24/100 गुणा में 360, 10/10 गुणा में 360, सिर्फ ये कि ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो ऑफकोर्स यहाँ का एंगल डबल हो जाएगा, ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो यहाँ का एंगल डबल हो जाएगा। और एंगल कितना है ये भी डिपेंड करता है कि भाई टोटल का कितना फ्रैक्शन है ये मामला। ठीक, आगे बढ़ जाए। आप इस वीडियो को डबल स्पीड पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितनी स्पीड पर आपको समझ में आए उतने में देखते रहो, मैं बस सारी चीज़ें कन्वे करता रहूँगा। द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन लैक ऑफ किचन अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज ए बी एंड सी ओवर ए पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम 2012 to 17। यानी कि 3 कंपनी है ए बी सी, उन्होंने लाखों में कितने किचन अप्लायंस बनाए हैं 2012 से 2007, अलग अलग सालों में। जैसे कि 2012 में कंपनी ए ने कितने बनाए, बी ने कितने बनाए, हर साल में कौन सी कंपनी ने कितने बनाए हमें पता है। ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ तक मैंने देखा, फिर मैंने डायग्राम देखा, मैं समझ गया क्या। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों में होएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग द पीरियड 12 to 17। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी निकालनी है मैंने, एक तो ये चीज़ है, ओके जी। एंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन दिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन दिस। और एक ये दूसरी चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये है कंबाइंड एवरेज। इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस निकालना है। पहले ये दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। कंपनी बी की एवरेज निकलेगी दोस्त 12 से 17 तक, यानी कि कंपनी बी यानी कि ऑरेंज वाला 12 से लेकर 17 तक सारे ऑरेंज वालों की एवरेज 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूंगा, 12 से 17 तक सबका सम करके, ओके जी, एवरेज ऐसे ही निकलती है, डन। अब कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या है, कंबाइंड एवरेज का मतलब होता है दो चीज़ों की कंबाइंड एवरेज, यानी कि
पहले वाली चीज की एवरेज निकालो, दूसरी की एवरेज निकालो, फिर उनकी एवरेज निकालो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कंपनी ए की मैं एवरेज निकालूंगा 12, 14 और 15 में, 3 साल है, तो 12, 14, 15 में कंपनी ए यानी कि ब्लू वाला 12, 14, 15 में मैं जोड़ूंगा, बटे में 3 कर दूंगा। 12, 14, 15 में जोड़ूंगा, बटे में 3 कर दूंगा, कंपनी ए की एवरेज आ जाएगी। कंपनी ए का जो सम है उसको 3 से भाग कर दूंगा, जिन जिन साल में निकालना है। ओके, कंपनी सी की एवरेज निकालूंगा 14, 16, 17 में। ठीक है, सी ग्रे निकाल लेंगे हम। और एवरेज कैसे आएगी, 3 सालों की बात कर रहे हैं तो बटे में 3, फिर इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, जो भी एवरेज आई उसकी एवरेज। ठीक है, यानी कि बटे में 2 करूंगा, क्योंकि 2 चीज़ों की एवरेज है, कंबाइंड एवरेज इसी को बोलते हैं। तो आप यही सोच लो कि बटे में 6 ही करना है, पहले 3 से भाग कर रहे हो, फिर 2 से, तो अल्टीमेटली 6 से भाग कर रहे हो। तो मैं ए की सारे सालों का सम निकाल लूंगा, सी के सारे सालों का सम निकाल लूंगा और जोड़ के 6 से भाग कर दूंगा, ये है। और इधर भी मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, तो चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो 6 से भाग, बट उसने एवरेज का डिफरेंस पूछा है, हम भाग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके जी। अब कैसे जोड़ना है ये 12 से 17, ये डाटा बताएगा हमें। तो अब मैं ध्यान से देखूंगा, कंपनी बी बोले तो ऑरेंज, मैं ऑरेंज पर फोकस करूंगा, 12 से 17 यानी कि ये। अब मैं 0 को इग्नोर मार रहा हूं, मैं सिर्फ ले रहा हूं 13, तो 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 9, 9 और 8 17, 37, 37। अब मैं इसको 18 देख रहा हूं, तो 37 और 10 47 और 8 55, 55 और 8 53, 630। तो ये आ गया 630 बटे में 6। एक चीज आ गई, 2 चीजों का डिफरेंस बताना था। अब मैं दूसरी चीज लिखूंगा, कंपनी ए की एवरेज 12, 14 और 15 में, मैं सम निकालूंगा, बाद में 6 से भाग कर लेंगे। 12, 14, 15, कंपनी ए बोले तो ब्लू, 12, 14, 15। चाहो अगर आपका दिल करे तो लिख लो ऐसे 100, और आपको लग रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूं तो सीधे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। ठीक है भाई, 12, 14, 15, क्योंकि कई बार ये गलती कर देते हो आप लोग, 12, 13, 14, 12, 14, 15 बोला उसने, तो चाहो तो लिख लो शांति से। तो 12, 10, मैं इसको 10 कंसिडर कर रहा हूँ, एक 0 हटा के, 10 और ब्लू वाला है ना कंपनी है का, हाँ जी, 10 और 16 26, 26 और 10 36 और 5 41, 410। ये क्या हो गया, 410। मैं दोनों को जोड़ के एंड में 6 से भाग करूंगा, इसको मैं 3 से करूं, फिर दोनों को जोड़ के 2 से करूं, ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, कंपनी सी का ग्रे वाला 14, 16, 17 में 12 और 11 कितना हो गया, 23, 23 और 10 33 और 4 37, 370, यानी कि 780 बटे में 6। इनका फर्क निकालना है भाई, तो सीधा ऊपर ही डिफरेंस देख लो, 780 में से इसको घटा रहा हूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 बटे में 6, यानी कि 25। आंसर इज ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है। तो एक बार जब आप ये चीज़ें मेरे से समझ जाओगे पेपर से पहले, तो फिर ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगे ना, आप इनको सीधा देख पाओगे। एक बार जब आपने ये चीज़ें सीधी देख ली, तो उसके बाद जितना टाइम लगेगा उतना तो सबको लगेगा ना। कौन जादू की छड़ी लेके जा रहा है वहां पे। दी फॉलोइंग टेबल, और मैं आपको बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन छाट के दिखा रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं आ रहे, डर मत जाना। आपकी शिफ्ट में अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैक्स टू मैक्स 2 आएंगे ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, या फिर एक ही आएगा, 3 आपके इजी इजी आएंगे। बस इस यही लोगों का दिमाग खराब करेगा, आप आराम से शांति से कर लेना बस। दी फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन थाउजेंड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड 2010 to 12, यानी कि कौन से साल में कौन सी कंपनी ने कितने कंप्यूटर बनाए, हजारों में है, समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, तो विच कंपनी हैज़ द मिनिमम एवरेज, कौन सी कंपनी की मिनिमम एवरेज है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंप्यूटर फ्रॉम 10 to 14, 10 से लेकर 14 तक मिनिमम एवरेज कौन सी कंपनी के। देखो कंपनी ए ने इतने इतने कंप्यूटर बनाए, कंपनी बी ने इतने इतने बनाए, तो मिनिमम एवरेज किसकी होगी। एवरेज कैसे निकालोगे, सम करके और डिवाइड करोगे 5 से, है, तो जिसका सम मिनिमम उसकी एवरेज मिनिमम, मिनिमम है ना। ओके, तो अब देखते हैं, तो डेटा बताएगा कि मैं इन सबको जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा। मैं कंपेयर करके देख रहा हूं पहले, है क्या पता कंपैरिजन सही बात बन जाए कि ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया। देखो मेरे को तो क्लियरली पता नहीं चला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ईमानदारी से बताऊं। कई लोगों को पहले उत्तर याद होता है, उत्तर तो मेरे को भी पता है इस क्वेश्चन का क्या है, बट वो बोल देंगे दिख तो रहा है, ऐसे नहीं दिखता भाई, मेरे को तो नहीं दिखा इसमें। और बी और सी का देखो तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा बड़ा, नहीं भाई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं है। डी का देखो तो डी
तो हमने मिनिमम निकालना है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो 1 2 का कंपेयर किया, नहीं बन रही बात, तो आई विल सिंपली ऐड। ठीक है, कर देते हैं। तो एंड में 0 है, लिख दी। अब देखो 2 और 7 9 और 5 14 और 4 18, एक हासी लाई ना, उसको पहले ही जोड़ दो, एक को बाद में भूल जाओगे। 1 और 3 4 और 4 8, इस पूरे को ही जोड़ दो। 8 और 12 20 और 3 23 और 2 25। आगे देखते हैं जी, 0 तो सब में है ही। ठीक है, 7 और 2 9 और 5 14 और 5 19, एक हासिल आई, उसको पहले ही जोड़ दो। 1 और 10 11 और 3 14 और 6 20 और 6 26। मिनिमम पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तक ये मिनिमम है। ठीक है जी, 0 तो है ही है। 5 और 8 13 और 3 16 और 9 25 और 7 32, 3 और 5 8 और 11 19 और 4 23 और 4 27 और 2 29, तो ये 29 समथिंग आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, 0 8 और 9 17 और 1 18 और 5 23 और 8 31, 3 और 4 7 और 8 15 और 7 22 और 6 28 और 2 30, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर 2580 किसका था, ए का। ठीक है भाई, और यहाँ पर भाग के कई लोग ए ऑप्शन ही मार देंगे, इसका भी ध्यान रखना, शांति से करना है सारा काम। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। जिन लोगों को जब मैं जोड़ रहा हूं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये तो बहुत फास्ट है तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, आपको ये छोटी छोटी चीजें ऐसे 9 + 8 9 + 7 5 + 6 3 + 8, ये चीजें जोड़नी सीख लो। जब आप 53 में 8 जोड़ रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ 8 और 3 11 61, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ और मुझे पता है अगली लाइन में जाएगा है। अगर 53 में मुझे 28 जोड़ना है, देखो वैसे तो ये बेटर रहता है कि 70 और 11 81, बट अगर मैं ऐसे लाइन वाइज जोड़ रहा हूं तो बेस्ट क्या रहता है, जब मुझे मान लो 53 है तो मैं 53 में पहले 20 जोड़ता हूं, तो 73 और 8 जोड़ लेता हूं, 8 और 3 11 81। ठीक है, क्लियर है भाई। The given by diagram shows the expenditure incurred on preparation of a book by a publisher under various heads, कि एक बुक जब बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या खर्चे आ रहे हैं। स्टडी द पाई डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है जी, तो बुक को बनाने में जो भी खर्चा है पेपर पर आया है भाई, पेपर को ये ब्लू वाला ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आपको एक और बात बता दूं, एसएससी ये चीज़ें बनाती है पीपीटी पर, पावर पॉइंट पर। एसएससी सारे डायग्राम पावर पॉइंट पर बनाते हैं डायग्राम वाले। तो जो पहले वाला है ना, वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होएगा, पहले वाला पाई चार्ट यहाँ से ऐसे। अगर आपको कभी कोई डायग्राम ऐसा लग जाए कि जो नहीं कलर कॉम्बिनेशन उतने अच्छे से नहीं बन रहा, तो आपको एक थोड़ी सी एज दे रहा हूँ मैं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होएगा पीपीटी में, जब तक पकड़ के जानबूझ के कोई रोटेट ना कर दे। मैं भी पीपीटी में बनाता हूँ ना। ठीक है, तो प्रिंटिंग के ऊपर देखो ये अगला आएगा, ये बाइंडिंग, ये रॉयल्टी, ये मिसलेनियस। ठीक है जी, जो भी है देखते हैं, हमें पता लग गया कौन सी चीज़ पर कितने % खर्चा आ रहा है, यानी कि जो भी बुक के ऊपर खर्चा है उसका इतने % खर्चा आ रहा है भाई प्रिंटिंग पर। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ पाई डायग्राम शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग रॉयल्टी, रॉयल्टी के ऊपर। तो रॉयल्टी यहां से ढूंढो जल्दी से, पीले वाला, यानी कि 15%। तो जो भी टोटल खर्चा है उसको अगर 100 यूनिट रिप्रेजेंट करे तो 15 यूनिट रॉयल्टी पर आ रहा है, और अगर उसको 360 डिग्री रिप्रेजेंट करे तो कितना डिग्री आएगा, तो मैंने क्या बताया, 360 100% को 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 डिग्री निकाल लो, 360 का 15 डिग्री। और कभी भी आपको किसी का भी 15 डिग्री निकालना पड़े तो आप 10% में 5% तो जोड़ ही सकते हो। मैं आपको एक बेटर चीज बताता हूं, आप 5% को 3 गुना कर लो, 10% कितना है 36, एक के बाद पॉइंट लगा के, 5% कितना 10% का 18, 18 थी 54 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन ये इजी है, सिर्फ इसलिए लिया, आप लोगों की डिमांड थी पाई चार्ट करवाओ, पाई चार्ट करवाओ। आगे बढ़ो। द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन, ये वही किचन अप्लायंसेस वाला सेम डायग्राम आ गया जो 1-2 क्वेश्चन पहले किया था। ठीक है जी, कौन सी कंपनी कौन से साल में कितने लाख किचन अप्लायंस बना रही है ये पता है हमें। ठीक है जी, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल, कौन से साल में जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में,
जितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो मैक्सिमम है फॉर कंपनी सी। कंपनी सी बोले तो ग्रे, तो ये ग्रे वाले जो बार हैं कौन से साल में, पहले साल के कंपैरिजन में ऐसे बढ़त है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, देखते हैं। तो देखो मुझे कितनी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 ऑप्शन तो चार ही है, तो मैं ऑप्शन चेक कर लूँगा। जब बहुत सारे ऐसे लग रहा है कि यार बहुत गिनने की जरूरत नहीं कि बहुत सारा डाटा, तो ऑप्शन चेक कर लो। तो मैं पहले 2013 में देख रहा हूँ कि पहले साल के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, तो 13 में 12 के कंपैरिजन में क्या ग्रोथ वगैरह हुई। तो ये 90 है, पहले 70 था। ग्रे वाले को देख रहा हूँ मैं, तो 2 के चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमें बताना है मैक्सिमम कौन सा है। तो 2 का इंक्रीमेंट है 7 पर। अब मैं देखूंगा 17 में। ठीक है जी, 17 में भाई साहब 3 का इंक्रीमेंट 11 पर है, 30 का 11 पर। ठीक है, और 16 में हो गया भाई 80 से 110, यानी कि 3 का 8 पर। तो ये तो साफ ही गया भाई, मुझे मैक्सिमम बताना है। एक तो 11 पर 3 हो और एक 8 पर 3 हो, छोटे बेस पर सेम वैल्यू, तो परसेंटेज में तो यही ज़्यादा निकलेगा। एक तो कोई 11 टुकड़े करके उसमें से 3 टुकड़े खा जाए केक के, एक 8 ही टुकड़े करे और 3 खा जाए, तो ये ज़्यादा खा गया ना। ठीक है, तो ये तो सीधा कट ही गया। अगला देखते हैं 15 में। 15 में प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में 40 का घाटा है 120 पर, यानी कि 1/3। अब देखो ये है 33.33, 3/8 क्या होता है 37.5, तो ये तो गया। अब तक ये मैक्सिमम है। 2/7, जब भी नीचे 7 होता है, मैंने क्या बोला 14 का पढ़ा, 14 दुनिया 28 पॉइंट, उसका डबल 56, तो ये है 37। अब तीसरे वाला ऑप्शन, यानी कि ये वाला था भाई तीसरे पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके भी कर सकते हो, जैसे 11 दूनी 22, 7 तिये 21, तो ये वाला बड़ा है इससे। 8 तिये 24, 11 तिये 33, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे परसेंटेज जिनके हमें याद हैं वो वाले हैं। The pie chart given here shows the various expenses of a publisher in the production of a magazine। एक मैगजीन जब वो पब्लिशर छापता है तो क्या क्या खर्चा आता है, तो वो बता रहा है कि भाई बाइंडिंग पर 18% लग जाता है, प्रिंटिंग पर 35%। ठीक है, कौन सी चीज़ पर कितने परसेंट खर्चा आ रहा है, टोटल जो भी कॉस्ट है उसका हमें पता है। What is the difference between the measures of the central angle of sectors of binding charges and paper cost? पेपर कॉस्ट जो भी है, पेपर कॉस्ट यानी कि ये वाली, इसका जो सेंट्रल एंगल है, और बाइंडिंग चार्जेस है पहले वाली, इसका जो सेंट्रल एंगल है, इनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, 360 का 18% निकालो, 360 का 10% निकालो। लेकिन देखो दोनों चीज़ें 360 का ही परसेंटेज आपने निकालना है, तो क्यों निकाल रहे हो, सेम वैल्यू का परसेंटेज है, डायरेक्टली डिफरेंस देख लो। 18 और 10 में 8% का फर्क है, तो 360 का जो भी 8% है उसका फर्क है। तो 360 का 1% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये 1% ये होगा, तो 8% कितना होगा, 8 × 48, 8 × 24 और 4 28, 28.8 डिग्री। ठीक है भाई, बढ़ जाऊं आगे। Consider the data of sales of products A, B and C by 3 companies X, Y and Z। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार पहले ट्राई करना। एक और टी शर्ट देख के बताना आप। काफ़ी तारीफें हो रही थी टी शर्ट की, तो मैंने फिर ये एक मंगाई है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं आपको। ओके, देखो भाई, कौन सी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा, सेल्स बोले तो कितना बेचा। सेल्स 2 तरीके से होती हैं, चीज़ कितनी बेची नंबर में, मैंने 500 बुक बेच दी, वो सेल्स है, या फिर मैंने 500 करोड़ की बुक्स बेच दी, वो सेल्स रुपीज़ में है। तो 2 तरीके से सेल्स आएंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर नंबर में दे रखी है। ओके जी, ध्यान से समझिएगा, मेरे को मज़ेदार लगाइए। दी हाइएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी इज फॉर द प्रोडक्ट, सिर्फ इतने को देखो पहले। हाइएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी कौन से प्रोडक्ट के लिए है, इसको समझते हैं। प्रति कंपनी उच्चतम औसत बिक्री कौन से उत्पाद के लिए। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी, एक्स कंपनी के लिए, मतलब कि पर इसने क्या बोला है, इज फॉर दी प्रोडक्ट ए के लिए एक्स कंपनी की इतनी सेल है, वाई की इतनी सेल है, जेड की इतनी सेल है। मैं रटवाना नहीं चाह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि पर कंपनी एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे ना कि अच्छा 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों की इतनी सेल है,
तो उन सब की सेल जोड़ी और 10 से भाग कर दी। 8 कंपनियां हैं, 8 कंपनियों की इतनी सेल है, जोड़ी और 8 से भाग कर दी। तो अगर वो ये बता रहा है कि हाईएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी, हिंदी में क्या है, उच्चतम औसत बिक्री प्रति कंपनी, तो जितनी भी कंपनियां हैं उन सब की सेल जोड़ो और एवरेज निकाल दो। तो यानी कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट ए के लिए सबकी एवरेज निकालूं, प्रोडक्ट बी के लिए सबकी एवरेज निकालूं, प्रोडक्ट सी के लिए हर एक कंपनी की, मतलब कि पर कंपनी क्या है, 3 का तो मैं जोड़ लूंगा। तो यानी कि मुझे देखना है किसका सम, क्या बताया उसने, हाईएस्ट, की इन तीनों का सम ज्यादा है या इन तीनों का सम ज्यादा है या इन तीनों का सम ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो कंपेयर ही करेंगे, मैक्सिमम पूछा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये कम है, बट ये कम कितना है, 400 समथिंग मान लो आप, 350, पर ये ज्यादा था, तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं हो सकता, यही ज्यादा है। ओके, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो कंपनी बी इज द विनर, यहाँ पर आ जाएगा जी बी। तो जहां पर भी पहले बी नहीं है काट दो, हो सकता है 3 ऑप्शन कट जाए। ठीक है, ओके, अब अगले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर फंसेंगे कई बच्चों को, बेचारों को समझ नहीं आएगा, बट मैं हूँ, टेंशन मतलब आगे से समझ आएगा। दी लोएस्ट एवरेज सेल पर प्रोडक्ट, उसने बोला है कि पर प्रोडक्ट लोएस्ट एवरेज सेल बताओ। तो पर प्रोडक्ट सेल, इस वर्ड के ऊपर फोकस करो, प्रति उत्पाद। अगर मेरे पास 20 प्रोडक्ट होते और मैं बोलता पर प्रोडक्ट एवरेज सेल बताओ भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, 20 प्रोडक्ट की सारी सेल को जोड़ूंगा और 20 से भाग कर दूंगा। तो यही है, देखो कंपनी एक्स के लिए, कंपनी एक्स 3 प्रोडक्ट बेच रही है, ये पर प्रोडक्ट बताओ भाई सेल, तो आप सारे प्रोडक्ट की सेल जोड़ोगे। कंपनी एक्स के लिए बता रहा हूं मैं, कंपनी एक्स ए इतना बेच रही है, बी इतना, सी इतना, तो सबको जोड़ूंगा और 3 से भाग कर दूंगा। कंपनी वाई के लिए तीनों को जोड़ूंगा और भाग कर दूंगा, कंपनी जेड के लिए तीनों को जोड़ूंगा और 3 से भाग कर दूंगा। तो ये बताना, अब की बार मुझे कंपेयर करना है, इन तीनों का सम मिनिमम है, मिनिमम पूछा है ना, या इन 3 का मिनिमम है, या इन 3 का मिनिमम है। ठीक है, तो देखें फिर, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो ये तो हो नहीं सकता, अब तक तो ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। देखो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करें, वाई, बी एंड वाई इज द आंसर। क्या वो चाह रहा है हम कैलकुलेशन करें? नहीं, वो तो यहां पर कंसेप्ट चेक कर रहा है। कमेंट करके बताओ आपको दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, और अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया, दिक्कत हुई है, तो क्या करोगे आप, जो मैंने बोला है सोच समझ के बोला, एक एक वर्ड दोबारा से रिवाइंड करके देखोगे और खुद बैठ के थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर विचार करोगे, तब समझ में आ जाएगा। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। नेक्स्ट, ए कंपनी स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फॉर ए कॉलेज, दी कंस्ट्रक्शन हैव 4 स्टेजेस, कंस्ट्रक्शन की 4 स्टेजेस हैं कि बिल्डिंग के प्रपोजल, भवनों के प्रस्ताव, उसके बाद प्रपोजल अप्रूव होता है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, इम्प्लीमेंट होता है और बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आपको टेंशन नहीं लेनी क्या बोल रहे हैं, इसी में उलझ जाओ कहीं क्या बोल रहा है, जस्ट पढ़ते जाओ। द अबव 3D बार ग्राफ इंडिकेट द स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 ईयर 15 से 18। तो ये 15 से 18, 15, 16, 17, 18। अच्छा, एक्स एक्सिस स्केल है 0 to 6, 8, एक्स एक्सिस पर 0, 2, 4, 6, 8 हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 0%, 20%, 40%। अच्छा, ये 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। ठीक है जी, ओके। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ, ये प्रपोजल वाले हैं 15 ब्लू, यानी कि 20%, 2015 में 20% प्रपोजल वाले हैं, और अप्रूव वाले 2015 ब्लू है ना, अप्रूव वाले 20% है, इम्प्लीमेंटेड भी, कंप्लीटेड बिल्डिंग भी 20% है। ऐसे ही 2016 में आप देखोगे ऑरेंज वाले में प्रपोजल वाले हैं 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 4 का गैप है, 40%। आगे हैं 2 और 4 के बीच में 20%, आगे हैं 20%, आगे हैं 10%। तो ऐसे है, ओके जी। तो डाटा दे रखा है, बस इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और हाँ एक और बात बताऊँ, ये डाटा बहुत ज़्यादा सेंस बना नहीं रहा है मेरे ओपिनियन में। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी लग रहा हो, ठीक है हम समझ गए रीड कैसे करना है, बट ये कहना क्या चाह रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, उतनी सेंस बना नहीं रहा है, बट ठीक है हम देखेंगे। फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स कंप्लीटेड, जो बिल्डिंग कंप्लीटेड हैं ड्यूरिंग द टोटल पीरियड 2015 से 18। 2015 से 18 में टोटल कितनी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, तो मैं देखूंगा। देखो बिल्डिंग कंप्लीटेड को यहां से पढ़ेंगे हम। अच्छा, 15, 16, 17, 18 का क्या मतलब है
कि यहाँ वाले इन चारों रंग को जोड़ेंगे, इन चारों का देखना है, यानी कि चारों रंग को जोड़ेंगे, यानी कि 40 और 60 के बीच में 50%। आंसर इज 50%। ठीक, क्लियर है। वो बस ये कहना चाह रहा है कि 2015 में जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी वो 20% थी, और जो बिल्डिंग है जो भी है 16 में कंप्लीट हुई थी वो 10% थी, 17 में 10% थी, और 18 में भी 10% थी। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने स्टूडियो के अंदर एसी लगवाया था, फिर गर्मियाँ आई, वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई। आपको ध्यान हो, मैं बीच में वीडियो एक बार नहीं बना पाया था, पहले मैंने बताया भी है। वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई तो मैंने वोल्टेज लगवा ली। पहले वोल्टेज नहीं, वोल्टेज जल गई, हाँ, पता नहीं क्या हो गया उसको, वो जल गई, मैंने दूसरी लगवा ली। फिर उसके बाद एसी में खराबी आ गई, पहले वोल्टेज में खराबी आई, फिर उस एसी में खराबी आ गई। फिर मैं क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नए वाला एसी जो घर में था, फिर मैंने वो एसी लगा लिया यहाँ पर, मैंने एसी भी बदल दिया। अब पता नहीं वो ठंडा नहीं कर रहा है, पसीने आए हुए, मतलब क्या हो गया है मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि लाइक स्टूडियो में जो एसी लग रहा है ना वो ठंडा करना बंद कर देता है किसी भी कारण से। हद हद हो रखी है। चलो, एसी को यहाँ पे आके क्या हो जाता है, मतलब जब मैं बाहर निकलता हूँ स्टूडियो से वीडियो बना के, तब अच्छा माहौल होता है ऑफिस में, बाकी जगह की अरे वाह, और यहीं पर इतनी लाइटें हैं, यहीं पर जरूरत है, 16 डिग्री पर करके खड़ा हूँ, पसीने आ रहे हैं। देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। अब मैं यहाँ पर फोकस करूंगा कि अच्छा ये अलग अलग स्टूडेंट है, कितने मार्क्स आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और मैं ध्यान रखूंगा उसने क्या बताया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये परसेंटेज है ना कि एक्चुअल मार्क, परसेंटेज है। और आगे क्या बता रहा है, द नंबर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो नंबर है वो मैक्सिमम मार्क को डिनोट करता है हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ में मैक्सिमम मार्क 150 है, उसमें से 90% आयुष के आए हैं, और 150 का 100%, यानी कि पूरे 150 मार्क अमन के आए हैं। ठीक है जी। हाउ मैनी स्टूडेंट, अब मैं डाटा समझ गया हूँ कौन से बच्चे के कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, समझ गए जी। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट सिक्योर्ड ए रो स्कोर ऑफ एटलीस्ट 30 इन कंप्यूटर, कि कितने स्टूडेंट है जिनका कंप्यूटर में कम से कम, रो स्कोर बोले तो मार्क्स, परसेंटेज नहीं, मार्क्स, कम से कम 30 नंबर आए हो इनके। ठीक है, तो कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40। अब ये नहीं करना कि 8 चौके 32, सरीस के 32 आए हैं, टिक। आप ये देखो कि जो 30 मार्क्स हैं वो परसेंटेज में कितने हैं, क्योंकि डाटा परसेंटेज में गिवन है। कई बार बच्चे क्या करेंगे, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, इस एक चीज को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, फिर आप सीधे कंपेयर कर पाओगे। तो 30 जो है वो 40 का कितने परसेंट है, तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, 3/4 बोले तो 75%। तो वो पूछ रहा है कि मिनिमम 75% मार्क्स कितनों के आए हैं, 1 2 3। ठीक, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ इसलिए लिया कि आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। तो रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स, पहले इंपोर्ट बोला फिर एक्सपोर्ट बोला, यानी कि इंपोर्ट बटे में एक्सपोर्ट, इसका रेशियो दे रखा है। इंपोर्ट बटे में एक्सपोर्ट की जो भी वैल्यू है, एम के लिए 2005 में ये वैल्यू थी 0.8, यानी कि 8/10, यानी कि अगर इंपोर्ट 8 यूनिट थे तो एक्सपोर्ट 10 यूनिट थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो बता रखा है। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। 2 कंपनीज के लिए कुछ सालों में, समझ गए। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द इंपोर्ट मोर देन द एक्सपोर्ट। हमें रेशियो है इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट का गिवन, ये बोल रहा है कितने सालों में इंपोर्ट ज्यादा थे, तो जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होएगी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो ग्रेटर देन 1 होएगा। देखो, अगर इंपोर्ट कम हुए तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो ये रेशियो लेस देन 1 होएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हुए तो ये रेशियो 1 होएगा, और इंपोर्ट ज्यादा हुए तो ऊपर बड़ी वैल्यू हुई तो ये ग्रेटर देन 1 होएगा। तो ये सिंपली ये बोल रहा है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है ये कंपनी एन के लिए कितने सालों के लिए ग्रेटर देन 1 है। कंपनी एन बोले तो ऑरेंज वाली, ये तो 1 के बराबर है, तो मैं नहीं लूंगा, तो 1 वाली लाइन है इसके ऊपर ही नजर मार लो, खत्म। 1 2 3 4 साल है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। वो ऐसे भी कर सकता है कि किसी गिवन ईयर के अंदर, जैसे इस गिवन ईयर के अंदर
रेशियो है 1 और 1.2 के बीच में, यानी कि 1.1, यानी कि इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 11/10। तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से एक तो बता दे और दूसरा पूछ ले, ये भी कर सकता है। ठीक, बढ़ जाऊं आगे। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड, कितनी स्कूटर मैन्युफैक्चर हुई है इन थाउजेंड्स बाई कंपनीज एक्स एंड जेड। तो एक बार पढ़ते हैं ओवर द कि कौन से साल में कौन सी कंपनी ने कितनी स्कूटर बनाई। ठीक है भाई, समझ गए। मैं आगे, दो कंपनियां हैं एक्स और जेड। और एक और बात बताऊं, देखो यहाँ पर 141 ऊपर है, 128 नीचे है, तो ये ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है इस ऑरेंज वाले को, बिकॉज यहाँ पर ऑरेंज ऊपर है, और नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है ब्लू वाले को। यहाँ पर ब्लू ऊपर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाले ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही एक गड़बड़ी हुई थी है? मेरा दिमाग ये था कि टीम डायग्राम नहीं बना पा रही, मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ और ये ध्यान नहीं रख पाया मैं। तो इसका मतलब जब आपने भी ध्यान नहीं दिया तो आपसे भी गलती हो सकती है। दैट इज़ हाउ आई टीच, मैं अपने नेचर को ऑब्जर्व करके। मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हो। आगे बढ़ते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बाई कंपनी एक्स एंड जेड द मैक्सिमम। जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो एक्स और जेड में। तो एक लाइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन जेड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा? जब इनके बीच में मैक्सिमम अंतर हो। तो साफ साफ दिख रहा है इस ग्राफ में, साफ साफ दिख रहा है। देखो ये पास है, ये दूर है, ये पास है, पास से दूर है, दूर है, तो ये साफ साफ दिख रहा है। तो 2017 के अंदर ऐसा हुआ, हमें एक्चुअल डिफरेंस निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाओ। ये देखो, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स obtained by 5 candidates in a university election। तो जितनी भी वैलिड वोट थी उसका कितना परसेंट किस कैंडिडेट को मिला ये बता रहे हैं। 5 कैंडिडेट है, समझ गए भाई। इफ कैंडिडेट सी हैज ऑब्टेन्ड 270 वैलिड वोट्स, कैंडिडेट सी को 270 वैलिड वोट मिले, तो कैंडिडेट सी का परसेंटेज गायब है तो निकालना पड़ेगा, तो जोड़ ले। तो 45 और 8 53 और 10 63 और 3 66 और 10 76 और 6 82, 82%। इन सब का हो गया 82%। तो 100 माइनस 82 यानी कि 18%। ठीक है, यदि 18% को रिप्रेजेंट करता है 270। ठीक है जी। देन विच ऑफ द टू कैंडिडेट फॉर हुम द डिफरेंस इन वैलिड वोट ऑब्टेन्ड इज 45। ये बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से दो कैंडिडेट हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 45 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें परसेंटेज में दे रखी हैं? हाँ जी सर। तो अगर मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए कि 45 का डिफरेंस चाहिए तो सारी को वोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो वो करना बेवकूफ़ी होगी। मैं ये देख लेता हूँ कि अगर 270 जो एक्चुअल में वोट है वो परसेंटेज में 18 है, तो ये 45 परसेंटेज में कितना होगा? क्योंकि परसेंटेज तो सारी गिवन है ना। तो 270 वोट का मतलब 18%, एक वोट का मतलब 18/270 और 45 वोट का मतलब ये। तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3%। 45 वोट यानी कि 3%। तो कौन से ऐसे दो हैं जिनमें 3% का फर्क है? तो डी और क्यू में है क्या? डी और क्यू 16, हाँ यही है 3% का। क्यू और सी, बाकी तो फिर नहीं होगा, डजंट मेक सेंस। सी एंड डी नहीं है, ए एंड क्यू नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। ये लो भाई, अगला पाई चार्ट वाला देखता हूं कितने लोग करेंगे। पहले खुद ट्राई कर लो, ईमानदारी से ट्राई कर लो, ज़्यादा चालाकी चलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पॉज करके तभी अच्छे से समझ पाओगे। ए बैटरी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज। द टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर 2020 इज 25 लाख एंड 20,000 यूनिट्स वर एक्सपोर्टेड इन 2020। ठीक है, ये बोल रहा है 20,000 यूनिट का मतलब क्या है कि 20,000 बैटरियाँ उसने एक्सपोर्ट कर दी। 20,000 का 30% जो भी बनेगा उतनी लायन लिथियम आयन, शेयर वाली बैटरी नहीं है, लिथियम आयन की है। ठीक है, और इसका 2% जो भी बनेगा
बना के बता देता हूँ, 400, यानी कि 400 बैटरियां उसने सोडियम वाली एक्सपोर्ट कर दी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बैटरियां। ठीक है, ओके जी। और रेवेन्यू यानी कि एक बैटरी से कितने रुपए मिले। तो अब हो सकता है यार सोडियम वाली बैटरी महंगी हो, एम एयर वाली सस्ती हो, कोई महंगी हो कोई सस्ती हो। ठीक है, तो जो टोटल 25 लाख रुपए आए हैं उसमें से कितना परसेंटेज है जो लिथियम आयन से आया है, और कितना परसेंटेज जो सोडियम वाली बैटरी से आया है, कितना परसेंट है एम एयर वाली बैटरी से आया है। ठीक है, दिस इज द मामला। ओके जी, तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सी वाली बैटरी से कितने रुपए की कमाई हुई और कौन सी वाली बैटरियां नंबर में कितनी है। अब वो ये पूछ रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड यूनिट्स फॉर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज इज शोन। ठीक है, हम देख चुके हैं। विच टाइप ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स द लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट। इसका मतलब समझो, सबसे प्रति इकाई सबसे कम राजस्व, यानी कि एक बैटरी सबसे कम रेवेन्यू देती हो। समझ रहे हो, कोई तो ऐसी बैटरी होगी ना जो महंगी होगी, तो एक बैटरी हो सकता है 200 रुपए की जाती हो, एक बैटरी हो सकता है 80 रुपए की जाती हो किसी दूसरे वाली। तो पर बैटरी कौन सी ऐसी है जो सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू देती है। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊं तभी आप समझ पाओगे। छोटा तरीका देखो, अगर मैं ये निकालना चाहूंगा ना कि लिथियम आयन की एक बैटरी कितने की जाती है, तो मैं ये देखूंगा कि सारी बैटरियों ने मिलकर कितना कमाया। पहले मैं देखूंगा टोटल रेवेन्यू, फिर मैं देखूंगा टोटल नंबर ऑफ बैटरीज, उसको डिवाइड करूंगा। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा रेवेन्यू ये है ना 25 लाख का 35%। मैं क्या निकालूंगा, मैं 25 लाख का 35% निकालूंगा। तो मुझे पता लग जाएगा लिथियम आयन वाली बैटरी ने कितने रुपए कमाए। फिर मैं देखूंगा लिथियम वाली आयन वाली बैटरी थी कितनी, 20,000 का 30%। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 20,000 का 30%। तो एक, क्योंकि ये सारी बैटरी आ जाएंगी इतनी है, तो एक बैटरी का वो आ जाएगा। ये है कि पर बैटरी क्या कॉस्ट है। ओके जी, अब लेकिन मुझे सिर्फ कंपेयर करना है कि कौन सी में लोवेस्ट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना। हो सकता कल को एग्जैक्ट भी पूछ ले कि भाई एस कैपेसिटर वाली बैटरी, एक बैटरी कितने की जा रही है, कितना रेवेन्यू दे रही है। ठीक है, देखो अब तो आपको सिर्फ ये देखना है। देखो ये सारे परसेंटेज 20,000 के हैं, आप बोलोगे जी हाँ। ये सारे परसेंटेज 25 लाख के हैं, जी हाँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि टोटल जितनी भी बैटरी गई उसमें इस बैटरी की संख्या 30% थी, और रुपए हमारे पास जितने भी रुपए आए उसका 35% हिस्सा इस बैटरी का है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो आपने अपनी सोसाइटी में लोगों को अलग अलग 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, कि कुछ भी मान लो ये वो वाला ग्रुप है, ये वो वाला ग्रुप है, किसी भी बेस पर बांट दिया। ठीक है, ओके जी, ऐसे बांट दिया, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर, ये थर्ड फ्लोर पर, ऐसे बांट दिया आपने। 5 फ्लोर हैं आपकी सोसाइटी में। ठीक है, और ये आपकी सोसाइटी की पर महीने की इनकम है, जितने भी लोग जो भी कमा के लेके आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 30% लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं उसका, लेकिन उनकी कमाई है 35% पूरी कमाई में से। तो आप ये देख रहे हो ना कि ये एवरेज कमाई से ज़्यादा कमा रहे हैं। संख्या में तो ये 30% है टोटल लोगों का, लेकिन इनकी कमाई है 35%। ठीक है, फ्लोर 2 पर, यानी कि यहां पर 2% ही लोग रह रहे हैं, लेकिन पूरे लोगों में से अगर इनका हिस्सा देखें, लेकिन इनकी कमाई है 5%। तो समझ रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये 2% है संख्या में, लेकिन पूरे रुपयों का 5% हिस्सा इनके पास है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो अगर आप पर बैटरी कॉस्ट देखोगे तो आप ये देखोगे कि देखो इसके डबल से भी ज्यादा है। ये हाईएस्ट कॉस्ट इस बैटरी की निकलेगी। 20% नंबर में है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू को। 20 जो भी सभी बैटरियों का जो भी एवरेज निकलेगा उसके बराबर है ये। 20% यहाँ पर है, 20% यहाँ पर। तो 35% बैटरियां हैं, लेकिन कमाई सिर्फ 25% है। 13% बैटरियां हैं और कमाई 15% है। तो ये कम है ना, बैटरियां तो हैं 35% और कमाई सिर्फ 25% है। खुद से कम है, अब तक कोई ऐसी तो नहीं मिली जिसकी खुद से कम हो। तो ये कौन सी है, पीले वाली, लीड एसिड वाली बैटरी। ठीक है, ये तो मैंने वैसे देख के, आप सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू पर यूनिट किसका है, इसका है। संख्या में तो है 2% लोग और ये बैटरियां, और कमाई कर रही हैं 5%। अदरवाइज अगर आपने देखना है मैथमेटिकली, हो सकता है कंपेरेबल ऐसे ना आए मेंटली, तो मैं रेवेन्यू को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ बैटरी वाले परसेंटेज से। यानी कि मैं 35 को डिवाइड करूंगा, जिसका ये फ्रैक्शन बड़ा है उसका ज़्यादा रेवेन्यू है, जिसका छोटा है उसका कम रेवेन्यू है पर बैटरी, क्योंकि ये बैटरियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं।
द पाई चार्ट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। ये बार बार ये ग्राफ आ रहा था, ठीक है, और यहाँ आने के चांसेस हैं। इफ इन ए गिवन ईयर 2.5 लाख टूरिस्ट विजिट इंडिया एंड द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अप्लाइज टू ऑल कंट्रीज। इसका क्या मतलब है? देखो, जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने क्या 2.5 लाख उसने बता रखे हैं, तो 2.5 लाख टूरिस्ट का 40% निकाल लोगे तो पता लग जाएगा अमेरिकन टूरिस्ट कितने हैं। इसका 25% निकाल लोगे तो पता लग जाएगा ब्रिटिश टूरिस्ट कितने हैं। ओके, और ये एज वाइज डाटा हर कंट्री के टूरिस्ट पर अप्लाई होता है, यानी कि जितने भी अमेरिकन टूरिस्ट आए उसमें से बिलो 10 ईयर्स के 15% है, 10 से 30 साल के बीच के 25% है, ऐसे ऐसे। जितने भी ब्रिटिश टूरिस्ट आए उनमें से बिलो 10 ईयर्स के 15% है, यानी कि हर देश ऐसे ही एज वाइज बटा हुआ है जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं। रियल में ऐसा नहीं होता, बट ऐसे है, एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है, समझ गए? ओके जी। देन द नंबर ऑफ रशियन टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एंड वर इन द एज ग्रुप अबव 50। अबव 50 के कितने रशियन टूरिस्ट आए? तो टोटल टूरिस्ट कितने हैं जी? 2.5 लाख हैं सर। तो इसका कितना परसेंट है रशियन टूरिस्ट? 15%। इसका 1% कितना है? 2 के बाद पॉइंट लगा दो सर, 2,500, 25 के बाद 2 जीरो, तो ये इसका 1% है, इसका 15%। 1% को 15 गुना किया, इतने टोटल रशियन टूरिस्ट आए। जितने भी रशियन टूरिस्ट आए उसमें से अबव 50 पीले वाले सिर्फ 10% थे अबव 50, यानी कि इसका 1/10। दिस इज द आंसर। 25 5 75, 25 दूनी 30 और 7 3750। ठीक है ब्रदर, बढ़ जाऊं मैं आगे। द गिवन पाई डायग्राम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है भाई जिसकी हिंदी नहीं है मेरे पास, ठीक है, और आज संडे है तो टीम भी आई नहीं है, तो एक क्वेश्चन हिंदी वालों को मैं हिंदी में समझा दूंगा स्टेटमेंट, टेंशन मत लेना। द गिवन पाई डायग्राम शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ ए बुक। एक बुक जब हम बनाते हैं तो जो भी टोटल उस बुक का खर्चा है उसमें से 20% उसके पेपर पर आता है, 25% प्रिंटिंग पर, 30% बाइंडिंग पर, ये बता रखा है। जितने की भी बुक बनती है उसमें से इतने % इस पर खर्च हो जाता है, इतने % इस चीज़ पर। ओके जी, अंडर वेरियस हेड्स स्टडी द पाई डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, और आपको एक और मज़ेदार बात बता दूं, एग्जामिनर ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देता हूँ, तो मैं ही डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो हम करने ही वाले हैं ना कि इसको पढ़ के आंसर करें। तो यहाँ पर जगह कम होती है DI के क्वेश्चन में, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यानी कि मैं ये बता रहा हूँ, जब भी आपको ये लाइन मिले तो ये ध्यान कर लेना आपने डाटा पढ़ा भी है कि नहीं। ऐਵੇਂ ही तीर मार रहे हो, सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो एक बार डाटा पर नजर डालनी जरूरी है। वेरियस एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक, अब क्वेश्चन आ गया, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक इज 30, तो मार्क्ड प्राइस 30 रुपये है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ दैट बुक। तो उसकी एक सिंगल कॉपी में जो पेपर यूज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है। तो एक सिंगल बुक का मार्क्ड प्राइस 30 रुपये है, तो एक कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, यानी कि 6/5 गुना है, 120/100। तो इसको 5/6 गुना करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, तो ये कॉस्ट प्राइस है, और जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका कॉस्ट ऑफ पेपर का है, ये ए वाली है, उसका 20% बोले तो 1/5 उसकी पेपर पर कॉस्ट लगी है। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/5 खर्च हुआ है, जो भी खर्चा आया है उसका 1/5 खर्चा हुआ है पेपर पर। तो ये अपना उत्तर है जी, 30 और 6 5 30, उत्तर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए एक बात बता दूं मैं, हिंदी वालों के लिए कई बंदे बोलते हैं हिंदी में बोलो, आप इंग्लिश में बोलते हो। देखो मुझे एक बात बताओ, 2 चीज़ों में स्टेटमेंट गिवन होती है। जी हाँ सर, मैं करता क्या हूँ, मैं पढ़ता इंग्लिश में हूँ और साथ के साथ समझाता किस में हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में तो इंग्लिश वालों की मदद होगी, और मैं समझा हिंदी में रहा हूँ तो इंग्लिश वाले जो हैं वो भी अपने नॉर्थ इंडिया के ही हैं। नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट ज़्यादा जो भी हिंदी समझते हैं वो ज़्यादा कैटर हो रहे हैं। भाई जिस हिसाब से बचपन से अब ब्रिंगिंग हुई, मैं तो वही भाषा कंफर्टेबली बोलूँगा। तो हिंदी वाले भी, क्योंकि मैं समझाता हिंदी में हूँ, अगर मैं हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ने लगा तो पढ़ूंगा भी हिंदी में, समझाऊंगा भी हिंदी में, तो एटलीस्ट वो तो छुट्टी गए हैं जो इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टेटमेंट एक लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और समझा दूसरी में रहा हूँ, तो दोनों बच्चे टारगेट हो जाते हैं, दोनों के लिए कंफर्टेबल रहता है। ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, सब कुछ तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट, द टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड क्वालिफाइड एंड सिलेक्टेड इन ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 डिफरेंट स्कूल्स MNOP। अब मैं पढ़ूंगा डाटा को। अच्छा, कि M क्या है, ये स्कूल है। M स्कूल में से अपीयर इतने हुए, क्वालिफाई इतने हुए, सिलेक्टेड इतने हुए, उसने बता भी रखा है आपके। ठीक है जी। तो कौन से स्कूल से कौन से साल में कितने अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई हुए, कितने सिलेक्ट हुए, बता दिया भाई ने। समझ गया मैं डाटा को। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर विच स्कूल इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड ओवर द ईयर्स द मैक्सिमम। कौन से स्कूल के लिए एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि स्कूल M के लिए ये जो डाटा है, ये इन सब का जोड़ूंगा, इन सब का सम करूंगा तो ये ज्यादा है, या स्कूल N का ये जो डाटा है ये ज्यादा है, या फिर स्कूल O का ये डाटा है ये ज्यादा है। तो किस चीज पर डिपेंड करता है कि मैं जोड़ूंगा कि नहीं, डाटा पर। तो मैं डाटा को कंपेयर करने की कोशिश करूं। उसने पूछा है मैक्सिमम 84, 34, 55, 56। अभी तक तो ये ज़्यादा लग रहा है, फिर ये ज़्यादा हो गया, फिर ये ज़्यादा हो गया, फिर ये ज़्यादा हो गया। तो सच सच बताऊं, देखने को मैं ये 3 ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हुआ है, ऐसे कर सकता हूँ, बट एग्जाम में ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न करेगी। करने को मैं यहाँ पर मैनेज करवा दूँ, बट मेरे को नहीं लगता एग्जाम में ऐसे मैनेज होता है। जोड़ना ही पड़ेगा इनके कारण। तो भाई अगर इसको देखूँ, ये कम है, 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 ये एटलीस्ट ये O तो कैंसिल आउट हो गया। P को देखूँ तो ये कम है, ये बराबर है, ये एक ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पर डाटा बता रहा है। ठीक है, बट अगर मैं रियल में एग्जाम में होऊंगा, मैं इतनी टेंशन नहीं लूँगा, मैं जोड़ दूंगा। क्या ही जाता है इतना कुछ जोड़ने में। अब देखो, 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 4 26, 2 हासिल, 2 को पहले ही जोड़ दो। 2 और 9 11 और 9 20 और 8 28 और 4 32 और 5 37 और 8 45। एवरेज नहीं निकालूंगा, जिसका सम ज्यादा उसकी एवरेज ज्यादा। N को देख रहा हूं भाई, 2 और 6 8 और 2 10 और 6 16 और 6 22 और 4 26। 2 कैरी, 2 को पहले ही जोड़ दूंगा। 2 और 9 11 और 8 19 और 7 26 और 6 32 और 5 37 और 3 40। ये मैक्सिमम पूछ रहा है ना, गया ये तो ऑलरेडी जा चुका है। O तो P, ये तो कम ही था, मेरे को इनमें डाउट था। ये यहाँ से क्या है, कम है, ज़्यादा है, छोड़ो यार। 3 और 9 12 और 7 19 और 7 26 और 6 32 और 3 35। 3 और 9 12 और 8 20 और 8 28 और 6 34 और 5 39 और 2 41। ये कम है। सो दिस इज द आंसर। आंसर इज M। आप लोगों को है ना, ये लगता है कि ये जोड़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, नहीं जा रहा उतना, क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। समझे, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा कि ये ऐसे छोटे छोटे चिरकुट चीज़ें करते रहें। 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अगर 1-2 चीज़ में हो, जैसे यहाँ पर देखो कि ये कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, अच्छा ये तो सारा ही कम है। 1-2 चीज़ में हो तो हम कर भी ले। ठीक, क्लियर है भाई। बढ़ जाऊँ आगे। उम्मीद है कन्वे कर दिया मैंने पॉइंट अपना। दी फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट इज टू एक्सपोर्ट। तो ये पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, इम्पोर्ट बटे एक्सपोर्ट। इस डाटा पर ये दे रखा है इन्होंने, ऑफ 2 कंपनीज। इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी M इन 2008 वर 210 करोड़। कंपनी M के एक्सपोर्ट 2008 में इतने थे। व्हाट वाज द इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, 2008 पर जाओ और कंपनी M पर जाओ। M बोले तो ब्लू 8, ये वाला, यानी कि 1.4, यानी कि 14/10। ठीक है, ये है इंपोर्ट बटे में एक्सपोर्ट, यानी कि 7/5 है। ओके, तो उसने क्या बताया, उसने बताया है कि इफ दी एक्सपोर्ट 210 है, एक्सपोर्ट यानी कि नीचे वाला, अगर इस 5 की जगह 210 है तो कितने गुना है, 42 टाइम्स है। 5 से इसको काटोगे तो 7 की जगह क्या होगा, 42 टाइम्स। 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29, 294। ठीक है, कई लोगों को तो मेरे ख्याल ये भी आदत होगी, 5 और 7 है, 7 का 3 गुना 30, 5 का 30 गुना 150, ऐसे मार देंगे। शांति शांति शांति, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर शांति। पढ़ो भाई। The given chart represent the sales of automobiles in India by type.
इन मिलियन यूनिट्स, मिलियन बोले तो 10 लाख, फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2014। देखते हैं भाई। तो जब भी ऐसे 3D में ऐसे आए, इससे पहले हम कर चुके हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक टेबल का ही रूप है, ये एक टेबल का ही रूप है। हम जिस डाटा को ऐसे टेबल में लिख सकते थे उसको हमने बस ऐसे खड़ा कर दिया 3D में। ऐसे एक टेबल है, इसको ऐसे लिटाया और जितनी भी वैल्यू है उसके हिसाब से हाइट दे दी, ठीक है। तो कुछ खास ये है नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि टू व्हीलर 2011 में इतने मिलियन बिके, पैसेंजर व्हीकल 2011 में ये सारे हैं, 2012 में दूसरी वाली लाइन है, 2013 में ये वाली लाइन है। अगर टू व्हीलर देखूंगा 2014 में, यानी कि आखिरी वाली लाइन, और टू व्हीलर यानी कि 14.8 लाख बिके, 14.8 मिलियन बिके। ठीक है जी, ओके डन, समझ गए। इफ द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टू व्हीलर एज इन 2014 और 2013 इज एक्सपेक्टेड इन 2015। बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, सेम प्रतिशत बढ़त वृद्धि एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है टू व्हीलर में, एज इन 2014 ओवर 2013, 2014 में जो इंक्रीमेंट हुआ था ना 2013 के कंपैरिजन में, यानी कि यहां पर जितने परसेंट की बढ़त हुई थी उतनी ही बढ़त एक्सपेक्टेड है कि अगले साल भी हो जाएगी 2015 में, क्योंकि 2014 तक का डाटा है। तो 14 में 13 के कंपैरिजन में जितना बढ़ा है उतना ही अब बढ़ेगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टू व्हीलर्स विल बी सोल्ड इन 2015। तो 2015 में कितने टू व्हीलर सेल होंगे, कितने की बढ़त हुई है, यहां पर बढ़त हुई है भाई साहब, देखो 138, 148, 10, एक की बढ़त हुई है। तो एक की बढ़त हुई है 13.8 पर। तो ये एक जो है ये 13.8 का कितने परसेंट है, या तो ये निकाल लोगे फिर उतने परसेंट, या फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, ये फ्रैक्शन है ना, एक की बढ़त हुई है इतने पर, तो 14.8 पर कितनी बढ़त होएगी, इतने की बढ़त होएगी। ये जो भी आएगा इसको जोड़ देना आप 14.8 में, ये जो भी आएगा इसको जोड़ देना, ठीक है, ओके जी। इतने की बढ़त होएगी। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 चिक्के 12, 2 निमे 18, 2 सते 2 चौके 8, तो 69 से अगर मैं डिवाइड करूं 1 और फिर 61, 5/69, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग की बढ़त होगी, 1 पॉइंट समथिंग की बढ़त होगी। तो अगर मैं 14.8 में 1 पॉइंट समथिंग जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो 15.8 समथिंग। और ये समथिंग कितना है, ये समथिंग छोटा सा ही है, कितना है, मतलब काफ़ी छोटा है यार ये। अगर इसको मैं 70 भी मान लूँ, नीचे वाले को अगर मैं 70 भी मान लूँ, तो 1/14, 1/14 क्या होता है, 7 का टेबल है, तो 1.07, तो कोई खास है नहीं है, ठीक है। तो 14.8 में 1 जोड़ूंगा तो 15.8, एटलीस्ट इतना तो नहीं है ना कि 16.8 बन जाए, इसके आगे तो सीधा क्या है 16.8, तो 1 पॉइंट समथिंग है, 2 तो नहीं है ना। तो इसमें बेसिक से अप्रोक्सीमेशन से काम चल रहा है। द काम इज वर्किंग ऑन द बेस्ड ऑफ बेसिक सी एक्सप्रेशन, बेसिक सी अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट, द ग्राफ शोज द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, डिमांड और प्रोडक्शन अलग अलग कंपनीज की। और ये क्या है 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज दिस। अच्छा, ये अलग अलग कंपनियां हैं, ये पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी है, ठीक है। पहली कंपनी की डिमांड है ये ब्लू वाली, प्रोडक्शन है ये ऑरेंज वाली। तो हम समझ गए ना, 6 कंपनियां, उनकी डिमांड और प्रोडक्शन बता दी, ठीक, डाटा इज क्लियर। द रेशियो बिटवीन द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, अच्छा वो वाली कंपनी जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है वो, और जिनके एंड मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, और जिनकी डिमांड ज़्यादा है, इनका रेशियो बताना है। देखो 3 तरह की कंपनियां हो सकती हैं, हो सकती है किसी कंपनी की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो प्रोडक्शन से, हो सकता है किसी कंपनी की डिमांड जो है वो कम हो प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, या हो सकता है किसी कंपनी की डिमांड और प्रोडक्शन बराबर हो। यही है, तो देख लेते हैं। वो ये बोल रहा है जिन कंपनीज की द रेशियो बिटवीन द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है ये वाली कंपनी, और जिनकी डिमांड ज़्यादा है इन वाली का रेशियो। अगर ये वाली कंपनी अगर हमें मिले तो ये इग्नोर करनी है, ना मिले तो ठीक है, ये 2 तरह की मिलेंगी। हो सकता है ऐसी कोई भी कंपनी ना हो जिनमें इक्वल हो, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कर दें फिर काम, मैं एक ही चीज़ देख लेता हूँ।
रेशो बिटवीन द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, प्रोडक्शन यानी कि ऑरेंज वाला, तो मैं ऑरेंज वाले पर फोकस कर रहा हूँ। एक ऑरेंज वाला ज़्यादा है ना, एक मैं साल कंपनियां गिन रहा हूँ, 1 2 ये तो नहीं है, 3 4, 4 कंपनियां ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या ऐसी कोई कंपनी है जिनकी डिमांड और प्रोडक्शन बराबर हो? नहीं, सारी ऊपर नीचे हैं। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ऑरेंज और ब्लू वाला एक एग्जैक्टली सेम जगह पर आता हो, नहीं है सर। तो टोटल कंपनियां कितनी है? 6। तो 6 में से 4 ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो 2 ऐसी होंगी जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो रेशियो इज 2:1 ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर भाई समाप्त हो गए अपने 40 क्वेश्चन। इसके आगे 10 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी ही इसका प्रिंट आउट, बट इसी वीडियो के अंदर, ताकि आप बाकी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर पाएँ, वो 10 क्वेश्चन एक एक करके दिखा देता हूँ। सही रहेगा ना कि भाई 41 का मुझे समझ नहीं आया, ऐसे आप डिस्कस कर पाओगे वीडियो के नीचे। 41 क्वेश्चन ये मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, और मैं आपको इसका उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मैं बताता चलूँगा, तो पहले ट्राई कर लेना, उत्तर भी मैं बताता चलूँगा। इसका उत्तर है भाई ए, पहले पॉज करके ट्राई कर लेना। 42nd क्वेश्चन, इसका उत्तर है भाई ए। 43rd क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसका उत्तर है बी। 44th क्वेश्चन, इसका उत्तर भी है बी। 45th, इसका उत्तर है भाई बी। ठीक है, 46th, इसमें हो सकता है कई लोगों को डाउट आए, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये एक बार एक्सप्लेन कर दूँ भाई, तो एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पर है ना, ये एवरेज एज है ना 6 7 8 9 10, 6 एज के इतने बच्चे हैं, 7 एज के इतने हैं, तो आप क्या करो, आप ये मान लो 6 7 8 9 10, ये सेंटर में कोई वैल्यू मान लो, कि मैंने मान ली कि 8 तो सबकी है एवरेज एज। तो अब ये देखो 8 एवरेज एज मान ली, तो इनकी एवरेज एज कितनी है? 8 से 2 कम। अब मैं डेविएशन देख रहा हूँ, तो 2 कम वाले कितने बच्चे हैं? -2 × 8, 8 बच्चे हैं, -16। तो ये 8 से कितना डेविएट कर रही है? -1 -3। ये तो 0 है, तो 0 इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, तो ये है +1, तो 1 × 2 +2। ये है +2, तो 2 × 20 +40। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 16 और 3 19, तो भैया 19 में से 2 गए 17, माइनस का 17, और इसमें से 17 गए 23। ठीक क्या ना, मैंने बटे में टोटल कितने बच्चे हैं भाई? 8, 7 और 3 10, और 10 20, और 20 40। ये है। अगर मैं इस 23 को सिर्फ 4 से काट दूं, 4 5 20, 5.75। अब मैं 10 से और भाग कर दूं, तो 8.575। सोल्व कर ही दिया मैंने आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ूं। 46th क्वेश्चन, इसका उत्तर बता रहा हूं मैं, आंसर इज ऑप्शन सी। 47th, इसका आंसर इज ऑप्शन, पहले ट्राई कर लो, सी। 48th, इसका आंसर इज ऑप्शन बी। 49th, इसका आंसर इज ऑप्शन ए। 50th क्वेश्चन, इसका आंसर इज ऑप्शन बी। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए अपने। ये 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है आपकी बार डीआई में। अगर आपको किसी क्वेश्चन से डर लगेगा, यानी कि उससे बाकी लोग भी बुरी तरह से कांप रहे होंगे। मजाक कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं तंग करेगा आपको। ठीक है, शांति से करना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको लेंदी लग रहा है फर्स्ट राउंड में, उससे मत उलझना आप लोग। तो दैट्स ऑल। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों सोर्स पर। तो दैट्स ऑल भाई। और एक और बात जाते जाते, कि जो अपना मेन चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो ये है। ये तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 चैनल और हैं। एक तो इवन कोचिंग सेंटर 2.0, इसके ऊपर अभी कंटेंट आ रहा है, और ऐसा कंटेंट आ रहा है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे एक दिन पहले वीडियो पड़ी थी नंबर ऑफ फैक्टर्स वाली, एग्जाम के लिए रिलेवेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, रीजनिंग के टॉप 200 CGL वाले, ठीक है। और एक और चैनल है भूतेश सर शॉर्ट्स नाम से, इसके ऊपर जो ऐसी बातें होती हैं कि 1 मिनट में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। और स्टूडेंट्स बार बार अपने बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं 2 मिनट लेके आपको मिनिमम टाइम के अंदर सब कुछ बता देता हूँ। अपने 2 तरह के बैचेस हैं,
एक तो फाउंडेशन बैच और एक टीयर 2 बैच। जो फाउंडेशन बैच है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाहर उसको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना, नॉट इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इससे बाहर कुछ नहीं करना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं लेनी, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंटेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, दैट्स इट। उससे पहले आप इसी को रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये इतना कंप्लीट है तो फिर टीयर 2 बैच की क्या जरूरत है। ये टीयर 2 बैच क्या है? ये जो अपना फाउंडेशन बैच है ये टीयर 1, टीयर 2, अरिथमेटिक, एडवांस सारे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। ये जो टीयर 2 बैच है, जब आपका एग्जाम पास होता है, 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, तो उस मिनिमम टाइम के अंदर इतने बड़े सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरे साथ रिवीजन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट तो तब मैं उनको ये टाइम देता हूँ, तब उनको ये बैच मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या रहेगा कि सारा काम हो जाए और फास्ट हो जाए, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट। तो ऐसा मानकर ये बैच कराया जाता है कि बच्चा एक बार सिलेबस कर चुका है तो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से सिर्फ रिलेवेंट पढ़ते हैं जो पेपर में आएगा, उस चीज़ की रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। इसका कंटेंट ऐसा है कि 2 महीने में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, इसका कंटेंट ऐसा है कि 6 महीने में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहोगे तो क्लियर है। और जब अपना एग्जाम पास आता है तो उस वक्त मैं फाउंडेशन बैच वालों को, जब टीयर 1 एग्जाम पास आता है तो टीयर 2 बैच का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर मैं आपको विजिबल भी करवा देता हूँ। तो ये 2 बैचेस हैं अलग अलग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इन दोनों बैचेस के ऐसे ही अपने रीजनिंग के बैचेस भी हैं। इन दोनों के अंदर स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। स्पेशली रिकॉर्डेड का मतलब है किसी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं स्पेशली रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा, 1 सेकंड भी बकवास फालतू बात नहीं होएगी। पहले दिन आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और अपडेटेड कंटेंट रहता है। सर अपडेटेड कंटेंट कैसे रहता है? मान लो ये बैच 6 महीने में बनता है और मैं लगातार बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो जब बनेगी उसके 6 महीने बाद लास्ट वाली वीडियो बनेगी ना। ऐसे तो पहली वीडियो को बने 6 महीने हो गए। तो क्या है, जब जब जरूरत पड़ती रहती है मैं इसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ, तो हमेशा जो कंटेंट रहता है वो अपडेटेड रहता है। जिस भी चैप्टर के अंदर कुछ भी अपडेट करने की जरूरत है, पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करने की जरूरत है, पूरा अरिथमेटिक रिकॉर्ड करने की जरूरत है, वो मैं लगातार लगा रहता हूँ उस काम के ऊपर, ठीक है। नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज वेस्टेड। नेक्स्ट, तो ये बैचेस अवेलेबल कहाँ पर है? अपनी ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ये बैचेस मिल जाएंगे, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो 9878, ये नंबर थोड़ा सा अधूरा रह गया, 9878125144। इस नंबर के ऊपर अपने पास जो सपोर्ट टीम है वो बेस्ट है। यानी कि मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट देखे हैं लोगों के, मेरा वो वाला बैच है, मेरी ये प्रॉब्लम, अपनी वीडियोस के नीचे नहीं, अलग अलग जगह, कि वो वाला बैच है, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो 1% भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एट द मैक्स हो सकता है 24 घंटे के लिए डिले हो जाए प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बट ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन 2 दिन मैक्स डिले हो सकता है बस, ठीक है। और वो भी हम कंपनसेट करते हैं।